कभी सोचा है कि कुछ ही सालों में एक मल्टी मिलियन डॉलर का साम्राज्य खड़ा किया जाए और फिर उसे अपनी ही आंखों के सामने ढहते हुए देखा जाए? ये एक उद्यमी की सच्ची कहानी है और यकीन मानिए इसमें वो सबसे जरूरी सबक हैं जो कोई भी सीख सकता है। जरा सोचिए, कामयाबी के शिखर पर होना कैसा लगता होगा जब आपकी कंपनी सिर्फ 1 महीने में $500,000 का मुनाफा कमा रही हो। ऐसा लगता है कि आपको कोई रोक नहीं सकता, है ना? सब कुछ एकदम सही चल रहा है। लेकिन फिर ठीक अगले ही साल तस्वीर पूरी तरह से बदल जाती है। आधे मिलियन के प्रॉफिट से सीधे सीधे $1 मिलियन से भी ज्यादा का घाटा। ये गिरावट बहुत तेज और बहुत बुरी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? एक कंपनी जो इतनी तेजी से आसमान छू रही थी, वो इतनी बुरी तरह से जमीन पर कैसे आ गिरी? चलिए आज हम उन गलतियों को समझेंगे जिनकी वजह से ये सब हुआ और सबसे जरूरी, इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आज हम देखेंगे इस बिजनेस के अर्श से फर्श तक के सफर को। उन 3 बड़ी गलतियों का विश्लेषण करेंगे, मलबे से निकले जरूरी सबक सीखेंगे, एक मजबूत बिजनेस बनाने की रणनीति पर बात करेंगे और आखिर में जानेंगे उस फाउंडर का अंतिम सबक। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये कहानी है एक बहुत ही साधारण से विचार की, जिसने देखते ही देखते मार्केट में तहलका मचा दिया। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। 2017 में एक 23 साल का फाउंडर जिसके पास कोई पैसा नहीं था, 2018 तक सिर्फ प्री ऑर्डर के दम पर पहले ही साल में $10 मिलियन से ज्यादा की सेल्स। 2019 में प्रॉफिट $2.5 मिलियन पहुंच गया, लेकिन फिर आया 2020 और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। तो आखिर गड़बड़ हुई कहाँ? जब इस पूरी कहानी को गहराई से देखा गया तो 3 बड़ी गलतियां सामने आईं। इन्हें हम कह सकते हैं वो 3 घातक पाप जो अक्सर तेजी से बढ़ रहे फाउंडर्स के लिए एक जाल की तरह काम करते हैं। पता है, जब कोई बहुत सारा पैसा कमाना शुरू कर देता है तो एक अजीब सी चीज होती है। पैसा कमाने से ज्यादा उसे खोने का डर हर फैसले पर हावी होने लगता है और यही डर अक्सर खराब मैनेजमेंट का रूप ले लेता है। और देखिए, ये खराब मैनेजमेंट असल में कैसा दिखता था। 10 से ज्यादा ऐसे साइड ब्रांड्स लॉन्च कर दिए गए जिनका मेन बिजनेस से कोई लेना देना नहीं था, बस ध्यान भटक रहा था। सारे पैसे को एक ही अकाउंट में डाल दिया, जिससे हिसाब किताब में गड़बड़ी होने लगी। बिना किसी प्लान के टीम को 100 लोगों तक बढ़ा दिया गया और इन सब में जो मुख्य बिजनेस था उसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। और ये बात डेविड सैक्स के इस मशहूर कोट से एकदम साफ हो जाती है। सिनर्जी के फायदे काल्पनिक हो सकते हैं, लेकिन फोकस के फायदे तत्काल होते हैं। वो लोग तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन असल में अपना फोकस खो रहे थे और उस फोकस को खोने की कीमत बहुत बहुत भारी पड़ी। तो पहला पाप तो था लालच। अब दूसरा क्या था? खैर, सारी बात घूम फिरकर प्रोडक्ट पर ही आ जाती है। उनके पास अपने प्रोडक्ट के लिए कोई लंबी, सोची समझी और सुरक्षित योजना थी ही नहीं। उन्होंने इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए कि ग्राहक कंफ्यूज हो गए। वो भूलने लगे कि ये ब्रांड आखिर किस चीज के लिए जाना जाता है। और जब मार्केट में द ऊडीज जैसा सस्ता कॉम्पिटिटर आया तो उनके पास अपने ग्राहकों को रोकने का कोई तरीका ही नहीं था, क्योंकि उनका ब्रांड अब अपनी पहचान खो चुका था। और तीसरी और आखिरी बड़ी गलती, जो अक्सर ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए एक साइलेंट किलर यानी कि एक छुपा हुआ दुश्मन साबित होती है, वो थी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में पूरी तरह से फेल हो जाना। सोचिए, सारा का सारा पैसा ऐसे स्टॉक में फंस गया जो बिक ही नहीं रहा था, और जो सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट्स थे वो आउट ऑफ स्टॉक हो गए और किसी को पता तक नहीं चला। आखिर में कंपनी को भारी नुकसान पर अपनी इन्वेंट्री बेचनी पड़ी। ये एक ऐसा जाल था जिसमें कंपनी और गहरे धंसती चली गई। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी तबाही से हम क्या सीख सकते हैं? चलिए अब समस्याओं से हटकर समाधान की ओर बढ़ते हैं। ये विफलता एक बहुत बड़ा सबक थी, लेकिन इसने हमें एक टिकाऊ बिजनेस बनाने का एक स्पष्ट रास्ता भी दिखाया है। यहाँ एक 6 स्टेप सर्वाइवल गाइड है। पहला, अपनी सिस्टम की क्षमता से ज्यादा तेजी से कभी मत बढ़ो। दूसरा, अपने फाइनेंस को शीशे की तरह साफ रखो। तीसरा, ऐसे यूनिक प्रोडक्ट बनाओ जिन्हें कॉपी करना मुश्किल हो। चौथा, अपनी टीम का एक सही स्ट्रक्चर बनाओ। पांचवा, 80-20 नियम का इस्तेमाल करो, यानी उन 20% चीजों पर ध्यान दो जो 80% रिजल्ट देती हैं। और छठा, हमेशा विनम्र रहो और याद रखो कि हर गलती फोकस का ही एक सबक है। ठीक है, तो गलतियों से तो हमने सीख लिया। अब बात करते हैं कि प्रोएक्टिव कैसे बने। इन सब को मिलाकर हम शुरू से ही एक मजबूत कंपनी बनाने के लिए एक गाइड तैयार कर सकते हैं। देखिए, एक तरफ है जरूरत से ज्यादा बड़ा फूला हुआ संगठन और दूसरी तरफ एक लीन यानी कि फुर्तीला संगठन। आपको 100 फुल टाइम कर्मचारियों की जरूरत नहीं है। एक छोटी कुशल टीम और कुछ फ्रैक्शनल वर्कर्स के साथ भी काम हो सकता है।
फ्रैक्शनल वर्कर्स वो एक्सपर्ट होते हैं जिन्हें आप किसी खास काम के लिए कुछ समय के लिए हायर करते हैं, बिना फुल टाइम सैलरी के खर्चे के। और ये है एक मजबूत प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी के लिए एक 3 स्टेप चेकलिस्ट। पहला, ऐसे यूनिक डिजाइन बनाइए जिन्हें कोई आसानी से कॉपी न कर सके। दूसरा, एक ऐसा ब्रांड बनाइए जिस पर लोग आंख बंद करके भरोसा करें। और तीसरा, अगर नए वेरिएशन लॉन्च कर भी रहे हैं तो ऐसे करें जो आपके मुख्य प्रोडक्ट को और मजबूत बनाए, ना कि उसे कमजोर करें। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। तो मन में यही सवाल आता है, आखिर उस बिजनेस का हुआ क्या जो एक समय पर अपनी इंडस्ट्री का बादशाह था? जवाब शायद थोड़ा चौंकाने वाला है। उस फाउंडर ने सब कुछ बंद कर दिया। सिर्फ वो एक बिजनेस नहीं बल्कि अपने कई दूसरे ब्रांड्स भी। लेकिन इसे पूरी तरह से एक हार की तरह नहीं देखना चाहिए। ये एक बहुत ही कीमती सबक था। हर असफलता हमें कुछ सिखाती है और ये सबक शायद उन $1 मिलियन के मुनाफे से भी कहीं ज्यादा कीमती था। तो ये कहानी सुनने के बाद एक सवाल खुद से पूछना बनता है, हमारे काम का वो 20% हिस्सा क्या है जो 80% नतीजे दे रहा है? और क्या हम उस 20% पर अपना 100% ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि जैसा कि इस कहानी ने हमें सिखाया है, फोकस ही सब कुछ है।